नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं आज चर्चा जन्म कुंडली के कुछ प्रमुख योगों को लेकर के है। प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली में कुछ बेहद प्रमुख योग कहे गए हैं, जैसा कि आप सभी जानते हैं, जो 100% सही घटित होते हैं, जैसे जन्म कुंडली में बनने वाला गजकेसरी योग। इस योग की महत्ता आप किसी भी ज्योतिषीय ग्रंथ को उठा लें तो हर जगह इसकी महत्ता आपको दिखाई पड़ जाएगी। और केवल ज्योतिषीय ग्रंथ को नहीं, जिनकी जन्म कुंडली में गजकेसरी योग है और प्रामाणिक रूप से है। प्रामाणिक शब्द का इस्तेमाल मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि योग तो है लेकिन प्रभाव विहीन वो दिखाई पड़ रहा है, उसमें चंद्रमा नीच का है, गुरु नीच के हैं। अगर प्रामाणिक रूप से जन्म कुंडली के किसी भी भाव में गजकेसरी योग का निर्माण है तो आप ऐसे जातक को बेहद फलते फूलते सुखी संपन्न पाएंगे, किसी भी भाव में। अब इसमें भी एक बात और है कि गजकेसरी योग कौन सा बहुत श्रेष्ठ होता है। वैसे तो कोई भी गजकेसरी योग हो, किसी भी प्रकार का हो, लेकिन गुरु और चंद्रमा का दृष्टि संबंध वाला, युति संबंध वाला और परिवर्तन संबंध वाला, जो यानी चंद्रमा गुरु की राशि में, गुरु चंद्रमा की राशि में, ये वाला योग सर्वाधिक श्रेष्ठतम स्थिति में हो दिखाई पड़ता है। इस तरह के योग में जातक निसंदेह अपनी पूरी जिंदगी सुखों में ही व्यतीत करता है। तो वहीं कुंडली में नवमेश और दशमेश का राशि परिवर्तन होना, आप जानते हैं ये ज्योतिष शास्त्र का सर्वाधिक महानतम योग माना गया है, जब नवम भाव का स्वामी दशम में और दशम पति जब नवम में हो, अथवा नवमेश दशमेश की युति, अथवा नवमेश दशमेश की युति में पंचमेश भी साथ साथ हो। तो ये भी ज्योतिष शास्त्र में सर्वोत्कृष्ट राजयोगों में से एक माना गया है। और इस योग का जिस कुंडली में भी दिखाई पड़ जाए वो जन्म कुंडली श्रेष्ठतम होती है। इस योग में जन्मे जातक बेहद सुखद जीवन व्यतीत करते हैं। पर आज चर्चा इन योगों की नहीं है, ये तो बस भूमिका थी। प्रिय दर्शकों, राशिफल में बीते दिनों मैंने आपको व्ययेश की चर्चा सुनाई थी। जब व्ययपति लग्न में हो, बाकी के भावों में हो, तो कैसा प्रभाव देते हैं। और साथ ही साथ ये चर्चा मैंने की थी आपके सम्मुख कि उसका एक दूसरा पक्ष भी है। आज उसी दूसरे पक्ष से संबंधित कुछ विशेष चर्चा लेकर के मैं आप सबके सम्मुख उपस्थित हुआ। प्रिय दर्शकों, जिनकी कुंडली में गजकेसरी योग है, जिनकी कुंडली में नवम दशम के स्वामी का परिवर्तन है, उनका जीवन उत्कृष्ट है, उनके लिए तो ज्यादा कोई चर्चा करने की आवश्यकता ही नहीं है। लेकिन जिनकी जन्म कुंडलियों में कुछ अलग सूत्र, अलग स्थिति है, जिनके जीवन में संघर्ष है, उनके लिए कुछ ऐसे सूत्र जिन्हें जानना और समझना उनके लिए तो जरूरी है, परंतु जितने मेरे ज्योतिष के प्रेमी दर्शक हैं उनके लिए और ज्यादा, क्योंकि ये जो सूत्र मैं आपको समझाने जा रहा हूं अनुभवजन्य है। शास्त्र नहीं कहता, शास्त्र इसका एक ही पक्ष रखता है, लेकिन मैंने कहा अनुभवजन्य। तो शास्त्र जब नहीं कहता तो आपको अनुभव कैसे हो गया? ये पहला प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है, जिसका जवाब होना चाहिए कि जब शास्त्र ही मना कर रहा है और आप कह रहे हैं कि आप शास्त्र की उचित ही बात करेंगे, तो फिर शास्त्र से इतर आपके अनुभव कैसे हो सकते हैं? मैं हमेशा इस सवाल का जवाब देता रहा हूं और हमेशा ही देता रहूंगा। ज्योतिष वेद का नेत्र है और ज्योतिष शास्त्र के जितने भी सूत्र बताए गए हैं, ग्रह, नक्षत्र, मुहूर्त इत्यादि, सब इसका कतई उद्देश्य भौतिक सुख नहीं है। भौतिक सुख से जुड़ना इसका उद्देश्य है ही नहीं। इसका एकमात्र उद्देश्य है आध्यात्मिक सुख। इसका एकमात्र उद्देश्य है कि ग्रह नक्षत्रों के इन प्रभावों को हम भली भांति समझते हुए अपने परलोक को सुधारने का, परलोक हमारा जो उसे सुधारने का, और परलोक सुधारने का क्या, मोक्ष के लिए नहीं, जीते जी ही हम जान लें मोक्ष को। ये ज्ञान, ये नेत्र है। तो जाहिर सी बात है कि इसमें सामान्य सी परिस्थिति हो जहां सूर्य ग्रह को अस्त करते हैं तो सीधा ज्योतिष के मर्मज्ञ कहते हैं फिर वो ग्रह किसी काम का नहीं, जबकि ऐसा नहीं है। मैंने इस पर अपने सारे तर्क दिए हैं। आपको मैंने बताया है कि हम पंचतत्वों से बने हुए हैं और ये ग्रह भी इन 5 तत्वों को ही इंडिकेट करते हैं। अब अगर कोई ग्रह सूर्य से अस्त हो गया तो सीधी सी बात है वो एक तत्व जातक के शरीर में विलीन हो जाना चाहिए, समाप्त हो जाना चाहिए, नहीं होना चाहिए। जवाब है ऐसा नहीं है। वो तत्व जातक के अंदर अवश्य दिखते हैं, क्योंकि हम बने तो पंचतत्व से ही हैं। तो पंचतत्व होगा नहीं तो हमारा निर्माण नहीं हो सकता। तो वो तो है,
परंतु निसंदेह ज्योतिष गलत नहीं है। वो तत्व मैंने हमेशा कहा कि जिस तत्व की आप, जो तत्व जन्म कुंडली में अस्त हो, मृत हो, किसी भी तरह से कमजोर हो, आप जाकर के लैब में उससे संबंधित तत्व को शरीर में टेस्ट करके देखिए, उसमें कमी आप अवश्य पाएंगे दावे के साथ। तो ये हुई बात ज्योतिष की। चर्चा क्या है? चर्चा है जन्म कुंडली में तृक भाव की, चर्चा है मेरे अनुभव की। प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली में जब तृक भाव का स्वामी यानी 6, 8, 12 भाव के स्वामी कुंडली के किसी भी भाव में जाकर के बैठते हैं, किसी भी भाव के स्वामी से जब वो अपना संबंध बनाते हैं, तो सीधी सी बात है, इसे बेहद कष्टदायी, परेशानी वाला माना गया है। परंतु प्रिय दर्शकों, मैं सबसे पहली चर्चा आज लग्न और लग्नेश की करने वाला हूं। मैंने कई ऐसी कुंडलियां देखी जहां जन्म कुंडली के तृक भाव के स्वामी, 6ठे, 8वें, 12वें के स्वामी लग्नेश के साथ थे, और लग्नेश के साथ होने के कारण इसका प्रभाव देख करके मैं कह सकता हूं कि यह चमत्कृत करने वाला प्रभाव था। इसमें कहीं कोई दो मत नहीं कि ज्योतिष के जो मर्मज्ञ कह गए हैं उसे कोई काट नहीं सकता, काट ही नहीं सकता। परंतु आप आजमा करके देख लीजिए, जिन विषयों की चर्चा मैं आपके सम्मुख रख रहा हूं उसे भी। यदि जन्म कुंडली में षष्ठ भाव का स्वामी लग्नेश के साथ हो, जरूरी नहीं कि लग्न में हो, कहीं भी किसी भाव में लग्नेश के साथ हो, और साथ ही साथ लग्नेश बलवान हो, तो ऐसा जातक जिस भाव में ये युति होगी, नोट करिएगा, जिस भाव में ये युति होगी उस भाव से संबंधित संघर्ष करके जीवन काल में सफलता हासिल करेगा, ये मैंने पाया। गौर करिए, जन्म कुंडली का जो षष्ठ भाव है किस लिए है? कंपटीशन का हाउस है, संघर्ष का भाव है, रिस्क का भाव है। अब लग्नेश यदि षष्ठ के भाव के स्वामी के साथ जन्म कुंडली के किसी भी भाव में बैठ जाता है, अगर षष्ठ में ही बैठ जाता है तब तो अब सवाल यहां एक जरूर खड़ा होगा कि तब आप क्या ये कहना चाहते हैं कि जब लग्नेश षष्ठेश के साथ हो तो एक सूत्र लागू होता है कि जातक के स्वास्थ्य में परेशानी रहेगी, जातक आजीवन रोग रिपुरण से परेशान रहेगा? नहीं, मैंने इस सूत्र का खंडन कतई नहीं किया। मैं इस सूत्र का पोषक हूं। मैं सदैव ये मानता हूं और जानता भी हूं कि लग्नेश की षष्ठेश से, अगर मैं षष्ठेश की अगर चर्चा कर रहा हूं तो अष्टमेश और द्वादशेश से भी संबंधित कुछ बातें आपको बता दूंगा। मैं बात तीनों की कर रहा हूं, तो ये जानना जरूरी है कि मैं इस बात का पोषक हूं कि जब लग्नेश षष्ठेश के साथ है तो जातक के जीवन में रिस्क, परेशानी, संघर्ष वो तो बना रहेगा, उससे वो जातक बच नहीं सकता। ये अक्षरशः सत्य है। परंतु ये भी सत्य है कि ये जिस भाव में युति होगी उस भाव से संबंधित, और कब? जब लग्नेश बली हो। प्रिय दर्शकों, याद रखिएगा, जन्म कुंडली के आप एक बार में तो जान ही गए हैं कि सारे के सारे राजयोग घटित ही तब होते हैं जब लग्नेश बली हो। यहां तक कि जन्म कुंडली में बनने वाला दुर्योग भी, दुष्प्रभाव भी अपना प्रभाव कम कर देता है, नगण्य कर देता है, अथवा यूं समझ लीजिए कि उस दुष्प्रभाव से भी जातक अपना हित कर लेता है जब उसकी कुंडली में लग्नेश बली हो। इसका एक सीधा सा अर्थ है, लग्नेश का बली होना अर्थात विवेक, अर्थात उस जातक का आत्मविश्वास, उस जातक की भावना, उस जातक की चाहते, ये निर्भर करता है। लग्नेश बली हुई तो पाएंगे। तो षष्ठेश से मैंने कई कुंडलियों में पाया कि जिस भाव में ये युति है उस भाव से दसम भाव में है तो ऐसा जातक सरकार में जुड़ा हुआ है, सरकार से संबंधित। अब जरूरी नहीं कि सरकार में वो मंत्री ही है, पद पर ही है, परंतु कोई दूसरा काम कर रहा है और उसी से बहुत अच्छा पैसा कमा रहा है। अष्टम भाव, आप जानते हैं ज्योतिष शास्त्र में अष्टम भाव को गुप्त भाव कहा गया है। ये भाव बेहद गुप्त है। अब लग्नेश जब कुंडली में अष्टमेश से युक्त हो तो ऐसे जातकों को गुप्तचर के रूप में मैंने देखा है। ऐसे जातक को कई ऐसे काम करते देखा है कि आप उसे बुरा भी कह सकते हैं, ब्लैकमेलर भी उनको कह सकते हैं, लेकिन फिर भी वो बहुत अच्छा धन अपने जीवन काल में अर्जित किए हैं। अब सीधी सी बात है, इतना तो हमें पता होना ही चाहिए कि जब हम बात कर रहे हैं किसी ऐसी चीज की जहां गुप्तता हो, जहां छुपाना हो, जहां चोरी हो, वहां तो डर भी होगा, वहां परेशानियां भी होंगी। अब जाहिर सी बात है, इसीलिए तो मैंने कार्यक्रम के प्रारंभ में कहा कि जहां गज केसरी हो, जहां नवम और दसम का परिवर्तन हो, वहां क्या विचार करना, वहां तो सब ठीक ही है। वहां तो किसी भी भाव में ऐसी स्थिति है तो वो तो ठीक ही है। चर्चा तो वहां है जहां स्थिति थोड़ी अलग है। अब द्वादशेश लग्नेश के साथ हो, ऐसे जातकों के दिमाग को मैंने गजब का पाया। खड़े खड़े आपको वो बेच डालें, आपको पता ना चले। ये जो व्ययेश लग्नेश के साथ हुआ तो खाली बेचना यहां नहीं है, उसके दिमाग का चलना इतना प्रखर और इतना तीव्र दिमाग उसका
मैंने अभी बेयस की चर्चा जब की थी राशिफल में तो यही कहा था आपसे कि उसका दिमाग इतना तीव्र और इतना तीक्ष्ण हो जाता है कि वो कब क्या कर बैठे, निसंदेह संभव है कि वो गलती ही करे। अब हम इस पर भी जरा विचार करें, क्योंकि हमेशा यह ध्यान रखिएगा कि योग और दुर्योग के घटित होने में परिस्थितियां भिन्न भिन्न होती हैं। योग भी कई बार दुर्योग की तरह काम करने लगता है और दुर्योग भी कई बार योग की तरह काम करने लगता है। आमतौर पर देखें तो लग्नेश और व्ययेश का संबंध ये दुर्योग है, लेकिन अगर इस पर शुभ ग्रह की दृष्टि पड़े तो दोनों ही मामलों में याद रखिएगा, मैं बार बार एक शब्द कह रहा हूं कि ये भूलिएगा मत, अगर आप ज्योतिष के में दिलचस्पी रखते हैं, कि ये कतई सिद्ध मैं नहीं कर रहा हूं कि दुष्प्रभाव नहीं मिलेगा। दुष्प्रभाव तो 100% मिलेगा। अगर व्ययेश लग्नेश के साथ हो तो जातक मित व्यय नहीं हो सकता, गलत चीजों पर भी खर्च कर सकता है। खर्च भी करेगा तो सोच समझ करके वैसे करेगा, कई बार गलत कार्यों में भी वो लग सकता है। अब अगर इसी युति पर किसी पाप ग्रह की दृष्टि हो जाए तो आप विश्वास मानिए कि अच्छाइयां गुम हो जाएंगी और ऐसा जातक बुराइयों में ही अपना व्यय करेगा। संभव है कि सूझबूझ से ही खर्च करे पर गलत चीजों पर करेगा। लेकिन अगर यही व्यय भाव के स्वामी के साथ लग्नेश और किसी शुभ ग्रह से दृष्ट हो जाएं तो ऐसे जातक का जो तीक्ष्ण दिमाग है उस सद कार्यों में लगेगा। किसी को मुसीबत में देखेगा तो वो बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, कैसे उसको मुसीबत से निकाल दूं ये उसके दिमाग में चलेगा, तो उसके सदकार्य में दिमाग चलेंगे। मैंने अपने अनुभव में पाया कि तृक भाव के स्वामी लग्नेश के साथ एक अद्भुत स्थिति उत्पन्न कर रहे हैं, उस जातक को विलक्षण बना रहे हैं। हाँ, लग्नेश बली होना चाहिए। लग्नेश बली है, पाप ग्रह से दृष्ट भी एक बार को है, यानी दुर्योग पर दुर्योग, इसको कहते हैं दुर्योग पर दुर्योग, करेला निम चढ़ा। एक तो लग्नेश षष्ठेश के साथ है, ऊपर से पाप ग्रह की दृष्टि, तो संभव है कि ऐसा जातक अपना हित साधने के लिए किसी भी स्थिति तक चला जाए, लेकिन अपना हित तो वो कर ही लेगा। और मैंने पाया कि ऐसे जातकों में भी अद्भुत विलक्षण क्षमता है जन्मजात, जिसके चलते वो अपने जीवन काल में खूब सफलता हासिल कर रहे हैं, खूब धन अर्जित कर रहे हैं। अब अच्छा या बुरा ये यहां विषय नहीं है, इसीलिए ये अच्छा शायद नहीं, अगर मुझे ये कहना पड़ रहा है कि ये अच्छा या बुरा इस विषय का नहीं है चर्चा का, इसीलिए शास्त्रकारों ने इसको कभी ठीक ही नहीं कहा। आशा करता हूं मेरे विषय को आपने भली भांति समझ लिया होगा और आपकी कुंडली में है तो आजमा लीजिए 120%। ये मेरा कई दिनों से लगातार रिसर्च के बाद मैं आपके सम्मुख रख रहा हूं। इजाजत दीजिए मुझे आज के लिए, पुनः मुलाकात होगी। नमस्कार।